आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद के एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी की समीक्षा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का बहुत एक रचित एक ऐतिहासिक नाटक है और इस ऐतिहासिक नाटक की हम पृष्ठभूमि को अगर देखें तो सम्राट चंद्रगुप्त के पश्चात के काल को यहाँ पर दिखाया गया है। जो गुप्त वंश था उसकी बागडोर एक निर्बल और कायर शासक जिसका नाम रामगुप्त था उसके हाथों में आ गई थी और हो क्या रहा था कि वो गुप्त वंश था वो पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। यद्यपि सम्राट जो समुद्रगुप्त था वो अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन जो उसका अमात्य था शिखर स्वामी, ये इसके सहयोग से जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था रामगुप्त उसने राज सत्ता हथिया ली थी। यानी जो बड़ा बेटा था रामगुप्त उसने अपने जो मंत्री थे अमात्य शिखर स्वामी उसके साथ मिलकर अपने छोटे भाई से सत्ता हासिल कर ली थी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटकों की भांति ध्रुव स्वामिनी भी एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक नाट्य कृति है। जब भी हम नाटक की तात्विक समीक्षा करते हैं तो नाटक के जो 6 अनिवार्य तत्व माने गए हैं। जो पहला है कथानक या कथा वस्तु, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद और कथोपकथन, चौथा देश काल और वातावरण, पांचवा अभिनेता और छठा उद्देश्य। आज हम इन्हीं नाटक के तत्वों के आधार पर इस ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम कथा वस्तु को देखें ध्रुव स्वामिनी की, तो जो कोई भी कथा वस्तु होती है वो किसी भी जो नाटक होता है उसका आधार होती है और उसके आधार पर ही संपूर्ण जो नाटक होता है उसका खाका खींचा जाता है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो कथा वस्तु है उसके आधार पर अगर समीक्षा करने से पूर्व इसकी जो कथा सार है उसको जान लेना आवश्यक है। तो जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो 3 अंकों में विभक्त है। कितने अंकों में विभक्त है? 3 अंकों में। पहला जो अंक है रामगुप्त के शिविर से आरंभ होता है। दूसरा जो अंक है शकराज के शिविर से आरंभ होता है। शकराज जो उसका विरोधी शासक होता है। और तीसरा जो अंतिम अंक उसका पर्दा शक दुर्ग यानी शकराज के दुर्ग के भीतरी प्रकोष्ठ में उठता है और वहीं ध्रुव स्वामिनी नाटक का अंत हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है ऐतिहासिक तथ्य है कि सम्राट जो चंद्रगुप्त द्वितीय उसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। परंतु इस नाटक में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे के कारणों की पड़ताल की गई है कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण चंद्रगुप्त को अपने बड़े भाई की हत्या करनी पड़ी और उनकी पत्नी के साथ शादी करनी पड़ी। ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त अत्यंत कायर था और विलासी प्रवृत्ति का था, सम्राट बनने के बिल्कुल अयोग्य था, इसलिए सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। परंतु रामगुप्त अपने अमात्य जो कि शिखर स्वामी हैं उनके साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है। और वो षड्यंत्र क्या था कि चंद्रगुप्त की जो वाग्दत्ता पत्नी यानी जिसके साथ शादी का वादा किया गया था उसकी जो आप मंगेतर कह सकते हैं वर्तमान काल में, और जो प्रेयसी थी उसकी ध्रुव स्वामिनी उससे विवाह कर लेता है। कौन कर लेता है? रामगुप्त कर लेता है। किससे? ध्रुव स्वामिनी से। जबकि ध्रुव स्वामिनी इसकी मंगेतर होती है उसके छोटे भाई की और स्वयं सिंहासन पर बैठ जाता है। और इसके बाद भी चंद्रगुप्त स्वेच्छा से अपने बड़े भाई को सम्राट स्वीकार कर लेता है। जबकि ध्रुव स्वामिनी भी धीरे धीरे अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश करने लगती है। उस समय जो चंद्रगुप्त के सब्र का बांध टूट जाता है जब रामगुप्त अपनी कायरता की हदों को पार कर देता है और ध्रुव स्वामिनी को शकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जो शकराज है वो एक संदेशा भेजता है रामगुप्त के पास कि अगर आप युद्ध करते हैं तो ठीक है, अगर आप युद्ध नहीं करना चाहते और हार स्वीकार कर लेते हैं तो आपको अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी है मुझे सौंप देनी पड़ेगी और जितने भी सामंत हैं आपके
उन सभी की जो स्त्रियां हैं उनको भी हमें सौंप देना पड़ेगा। और जो रामगुप्त है उसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब चंद्रगुप्त को इस बात का पता चलता है तो वो काफी क्रोधित हो जाता है और चंद्रगुप्त क्या करता है, ध्रुव स्वामिनी के वेश में सकराज के शिविर में पहुंच जाता है और उसका क्या कर देता है, वध कर देता है। किसका? सकराज का। बाद में रामगुप्त धोखे से चंद्रगुप्त की हत्या करना चाहता है और एक सामंत रामगुप्त को देख लेता है ऐसा करते हुए और रामगुप्त की ही हत्या हो जाती है। बाद में जो चंद्रगुप्त था ध्रुवस्वामिनी से विवाह हो जाता है और चंद्रगुप्त सम्राट बन जाता है और ध्रुवस्वामिनी जो है साम्राज्ञी बन जाती है। इस प्रकार ध्रुवस्वामिनी नाटक की जो कथा वस्तु बहुत ही रोचक है, सरस है, सुगठित है और सहज स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। इसमें बिल्कुल आपको रोचकता लगेगी, जिज्ञासा बनी रहेगी आपकी। और गीत बीच बीच में गीतों का समावेश भी किया गया है। इससे जो इसकी नाटक की जो कथा वस्तु है बहुत ही अधिक मार्मिक हो गई है, संवेदनशील हो गई और प्रभावशाली हो गई है। तो नेक्स्ट है पात्र और चरित्र चित्रण। किसी भी नाट्य कृति की सफलता और असफलता में जो पात्र योजना है वो बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाती है। आप सभी को जैसे पता है कि पात्र ही कथा वस्तु को गति प्रदान करते हैं। रंगमंच पर भी जो पात्रों के माध्यम से ही जो कथा वस्तु है वो आगे बढ़ती है, दर्शकों तक पहुंचती है। इसलिए जो पात्र योजना के दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही ध्रुवस्वामिनी एक सफल नाटक है। सभी जो पात्र हैं नाटक में स्वाभाविक भूमिका निभाते हुए प्रतीत होते हैं और कोई भी पात्र ऐसा नहीं लगता कि अनावश्यक रूप से ये भीड़ का एक हिस्सा है। नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं वो चंद्रगुप्त है, ध्रुवस्वामिनी है, रामगुप्त है, सकराज है, शिखर स्वामी जो अमात्य है, इन सभी को लिया जा सकता है। इसके साथ साथ जो मुख्य पात्रों के साथ साथ कुछ गौण पात्र भी होते हैं जिसमें मिहिरदेव है, मंदाकिनी है, कोमा आदि आते हैं। जो कोमा है वो सकराज की प्रेमिका है, मिहिरदेव है वो धर्माचार्य है। इनमें से जो कुछ पात्र सद्गुणों के लिए जैसे अच्छे कैरेक्टर भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो कुछ खल पात्र कहे जाते हैं जिसको आप विलेन कह सकते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी, मिहिरदेव, कोमा आदि सद्गुणों से युक्त हैं, लेकिन रामगुप्त, सकराज, शिखर स्वामी ये खल पात्र हैं, बुरे व्यक्ति हैं। तो अगर हम व्यक्तिगत तौर पर चंद्रगुप्त की ही बात करें तो ये नाटक का नायक कहा जा सकता है। हम इसको हीरो कह सकते हैं। यह वीरता, पराक्रम, मानवीय गुणों से युक्त है जो कि एक हीरो के अंदर होना चाहिए, एक नायक के अंदर होना चाहिए। अपने बड़े भाई रामगुप्त के द्वारा जो जबरन सत्ता हथिया ली जाती है और उसकी जो पत्नी है ध्रुवस्वामिनी उसको खो देने के बाद भी वो अपने बड़े भाई का विरोध नहीं करता और वो मन ही मन क्या करता है, लेकिन ध्रुवस्वामिनी से प्रेम भी करता है और चाहकर भी उसे भुला नहीं पाता। यह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुकूल है। यानी कोई किसी व्यक्ति के साथ अगर यह घटना घटेगी तो वो ऐसा ही निरूपण करेगा। अगर हम बात करें ध्रुवस्वामिनी की तो ध्रुवस्वामिनी जो है इसका जो कई पात्रों में ये भी महत्वपूर्ण एक पात्र है। यानी चंद्रगुप्त के बाद सबसे महत्वपूर्ण पात्र ध्रुवस्वामिनी ही है और कभी तो ऐसा लगता है कि ध्रुवस्वामिनी ही मुख्य पात्र है इसके अंदर। इस तरह वह अपने व्यक्तिगत कष्टों की व्यक्ति करती है और वह नाटक में कई स्थानों पर सदियों से जो नारी पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरुद्ध भी वो आवाज उठाकर नाटक की जो मूल समस्या है उसकी तरफ संकेत करती है। हम बात करें कि चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के जो पात्र हैं वो अंतर्द्वंद से जूझते रहते हैं। अंतर्द्वंद यानी अब वो निर्णय नहीं ले पाते, जो अपने मन की भावनाओं को दबाकर एक दूसरे से विलग होकर जीने को मजबूर है। यानी ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन वो समय के साथ समझौता कर लेते हैं, अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं। जबकि रामगुप्त, शिखर स्वामी और सकराज के पात्र मानव जो बुरी प्रवृत्तियां हैं मानव की उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हम बात करें कोमा की जो कि सकराज की प्रेमिका थी, मंदाकिनी जो एक जासूस है और मिहिरदेव जो एक धर्माचार्य हैं के पात्र बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं लेकिन अपनी अमिट छाप छोड़कर जाते हैं। और अगर हम कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियों पर ध्यान होने के बावजूद जो पात्र है और चरित्र चित्रण है उसके दृष्टिकोण से एक ध्रुवस्वामिनी एक बहुत ही सफल नाटक कहा जा सकता है।
तात्विक समीक्षा के दौरान संवाद और कथन व उपकथन, इसमें जो नाट्यकृति होती है उसमें संवाद या डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संवाद कथानक और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। प्राय छोटे-छोटे जो संवाद बहुत अधिक अधिक प्रभाव डालते हैं और जो रंगमंच होता है उस पर छोटे संवाद अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। जब हम रामगुप्त ध्रुव स्वामी की भेंट स्वरूप सकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है तो ध्रुव स्वामी टूट जाती है और रामगुप्त के समक्ष समर्पण करते हुए कहती है, यानी ध्रुव स्वामी उसकी पत्नी जरूर थी, लेकिन वो मन से उसको स्वीकार रामगुप्त को नहीं कर रही थी। लेकिन जब वो उसको सकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है तो वो समर्पण करती है। तो एक संवाद देखिए, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूं। मैं स्वीकार करती हूं कि मैं आज तक तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। इस प्रकार यानी नाटक के अंत में जो मंदाकिनी है वो भूलवश ध्रुव स्वामी को भाभी कह देती है। तो ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त के प्रति अपने हृदय में छिपे प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए कहती है, मंदा, मंदा यहाँ पर मंदाकिनी के लिए प्रयोग किया गया है। भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात करी, यानी ये जो उसने भाभी शब्द का प्रयोग किया ध्रुव स्वामिनी के लिए मंदाकिनी ने, तो ध्रुव स्वामिनी को बहुत अच्छा लगा और वो कहती है कि भूल से ही तुमने एक बहुत प्यारी बात कह दी है, क्या उसे लौटा लेना चाहती हो? हाँ, यह यदि वह सत्य होती कि मैं सच में अगर तुम्हारी भाभी होती है कितना अच्छा होता। इस प्रकार नाटक के जो संवाद हैं बहुत प्रभावशाली बन पड़े हैं। नाटक में तत्सम प्रधान शब्दावली की प्रधानता है, इसके बावजूद संवाद जो है सरल है, सहज, स्वाभाविक और कथानक को गति प्रदान करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम नाटक की बात करते हैं तो उसके अंदर संवाद के साथ देश काल और वातावरण का भी इसमें सम्मिश्रण होता है। नाटक मंचन के लिए लिखे जाते हैं ज्यादातर, इसमें देश काल और वातावरण का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ध्रुव स्वामी जो नाटक की कथा का आधार गुप्त वंश है, तो गुप्त वंश के दौरान किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार की बोली, किस प्रकार के वस्त्र, इन सब का प्रयोग किया जाता है, उनको यहाँ पर ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसमें समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय के राजा बनने तक के काल को दर्शाया गया है और ये समय है 375 ईस्वी से 380 ईस्वी के बीच की ये घटना मानी गई है। इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कथा को माध्यम से जो गुप्त वंश है उसकी राजनीति कैसी थी, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति पाठकों तक पहुंचे और जिस रूप में भी वह हुआ करती होगी। इसके साथ साथ प्रसाद जी ने अपनी कल्पना का भी कुछ आदर्शों का सृष्टि की है, स्थापना करने की कोशिश की है। जैसे कथा के अंत में धर्मगुरु स्वयं रामगुप्त से ध्रुव स्वामी के तलाक की व्यवस्था करते हैं और कहते हैं, मैं स्पष्ट करता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है। यानी जब रामगुप्त के मरने के बाद ही जो चंद्रगुप्त से जो शादी होनी थी ध्रुव स्वामी के लिए, उसके लिए धर्मशास्त्र का सहारा लिया गया है। इस नाटक में रामगुप्त को विलासिता से युक्त दिखाया गया है, स्वार्थपरक उसका एक कैरेक्टर है, और जबकि चंद्रगुप्त जो है वीरता, पराक्रम और ध्रुव स्वामी और कोमा की व्यवस्था सब कुछ तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल है। तो यहाँ पर ध्रुव स्वामी और जो कोमा है वो दोनों की दोनों रामगुप्त और इनकी पत्नी है और दोनों की स्थितियां एक जैसी हैं। पात्रों की वेशभूषा और सामाजिक धार्मिक परंपराओं का अंकन करते हुए देश काल और वातावरण की दृष्टि से इस नाटक को बहुत ही सफल बनाने की चेष्टा की गई है। अगर हम बात करें अभिनेता की, यानी किसी भी नाट्य कृति की सफलता के लिए सबसे अच्छा आवश्यक है कि उसकी अभिनेता यानी जो अभिनेता है उसके अभिनेता के गुण हो, उसकी एक्टिंग की जा सके। ध्रुव स्वामी प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति है। उस समय तक प्रसाद जी नाट्य कला के चरम पर पहुंच चुके थे, इसलिए ध्रुव स्वामी जो नाट्य है अभिनेता रंगमंच की दृष्टि से एक बहुत ही प्रौढ़ कृति है। नाटक यहाँ पर 3 अंकों में विभक्त है और प्रत्येक में एक ही दृश्य है, एक अंक में एक ही दृश्य है। सारा घटनाक्रम बहुत थोड़ी देर में ही पूर्ण हो जाता है।
प्रत्येक दृश्य के आरंभ में उन सभी स्थानों पर जहां दृश्य के बीच में नवीन पात्रों के प्रवेश के कारण वस्तु स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, वहां सूचनाओं के द्वारा परिचय दिया जाता है ताकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। यानी अगर कोई एक सीन चल रहा है और बाद में किसी भी एक नए पात्र का उसके अंदर एंट्री होती है, तो उसकी सूचना उसके परिचय द्वारा दी जाती है। रंगमंच के लिए आवश्यक सभी संकेतों का सृजन यहाँ पर किया गया है। दृश्य छोटे-छोटे हैं, मंचन के लिए सरल हैं और देश काल के ज्ञान में किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई नहीं देती। लेखक ने जो रंग सज्जा है और क्रिया व्यापार के आवश्यक संकेत भी ध्रुव स्वामिनी में यथास्थान दिए हैं। क्रिया व्यापार यानी जिस प्रकार से वहां पर मंच के ऊपर एक्टिंग होती है। इन संकेतों से पात्रों की मानसिक स्थिति, मुख मुद्रा और आंगिक चेष्टाओं का स्पष्टीकरण हो जाता है कि वो जो पात्र हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या है, मुख की किस प्रकार से मुद्रा होनी चाहिए और उनके अंगों के जो चेष्टाएं हैं वो पूरा स्पष्टीकरण दे देती हैं। बीच बीच में गीत योजना भी है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में एक वैशिष्ट्य प्रदान करती है, यानी कि इनके अंदर गीत भी हमेशा रहते हैं और गीत पात्रों की मनस्थिति और अंतर्द्वंद को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जो संकलन त्रय की योजना भी नाटक को जीवंत बना देती है। संवाद जो है संक्षिप्त और सजीव है और किसी भी नाटक के मंचन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवाद ही होते हैं। इसी प्रकार अभिनेता की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक कहा जा सकता है। नाटक का उद्देश्य यानी सभी साहित्यिक रचनाओं का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। प्रसाद जी ने नाटक एक विशिष्ट उद्देश्य से युक्त होते हैं, उनके पीछे में कोई एक मैसेज होता है। इनकी रचनाओं के उद्देश्य के संबंध में प्रसाद जी स्वयं कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश उन घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यानी प्रसाद जी ये चाहते थे कि कई जगह पर जो हमारे इतिहासकार हैं वो चुप रहे हैं, उन्होंने उन बातों का जिक्र नहीं किया है और उसी चीज के लिए फिर जयशंकर जी को साहित्य के माध्यम से प्रयास करने पड़े उन कड़ियों को जोड़ने के लिए। और इस आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रमुख उद्देश्य इतिहास के उन प्रसंगों पर विचार डालना है, प्रकाश डालना है जो प्राय इतिहासकार जिस पे मौन रहे हैं। क्योंकि अपने बड़े भाई की हत्या करने और पत्नी से विवाह करने के बावजूद चंद्रगुप्त पाठकों की सहानुभूति प्राप्त कर लेते हैं। यानी अगर ये भी एक सच्चाई कि चंद्रगुप्त द्वारा अपने भाई की हत्या की गई और उसकी पत्नी से विवाह किया गया, लेकिन फिर भी जो पाठक हैं या दर्शक हैं उनकी सहानुभूति चंद्रगुप्त के साथ होती है, क्योंकि यही प्रसाद जी का एकमात्र उद्देश्य रहा कि इतिहास में इस तथ्य को बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने रामगुप्त का वध कर उसकी पत्नी को अपनाया था। इसके पीछे जो कारण थे उनकी व्याख्या वो नहीं करते। प्रसाद जी स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्र का कुशलतापूर्वक संचालन रामगुप्त जैसे कायर नहीं बल्कि चंद्रगुप्त जैसे सबल शासक ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से नारी की उन समस्याओं का चित्रण किया गया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नारी की समस्याओं का चित्रण किया गया है जिससे भारतीय समाज प्राचीन काल से आज तक जूझता आ रहा है। नारी को जैसे भोग विलास की वस्तु समझना, अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करना, उसके हृदय की भावनाओं को कुचलना, उसको विभिन्न प्रकार के बंधनों में बांधना, शादी जैसे पवित्र में भी उसकी इच्छाओं को अनदेखा करने आदि कुछ समस्याएं हैं जो इस नाटक में उठाई गई हैं। परंतु नाटक के अंत में जयशंकर प्रसाद की कल्पना के माध्यम से इस समस्या का निराकरण करते हैं। वो धर्मगुरु स्वयं रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मुक्ति को धर्म अनुकूल मानते हैं, यानी शास्त्र के अनुसार ही मानते हैं। जब वो रामगुप्त से उसका तलाक हो जाता है या अलगाव हो जाता है। नाटक के अंत में लोकतांत्रिक मूल्यों को भी दिखाया गया जहां जनता स्वयं अयोग्य शासक को हटाने का निर्णय ले लेती है, यानी रामगुप्त की हत्या भी इस प्रकार से होती है। इस प्रकार प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक के माध्यम से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक है और आज आपने इसकी एक कथा जो ध्रुव स्वामिनी था इसको आपने वो समीक्षा तौर पे देखा
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है